तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान और मैं आप सबकी भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हमेशा खुश और आबाद रहें और ऐसे ही हमारी हॉरर स्टोरीज फैमिली के साथ जुड़े रहें। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको ढेर खुशियों से नवाजे। अगर आप भी मुझसे अपना वाक़या शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। ये नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस वक्त अकेले ये एपिसोड देख रहे हैं तो अपने कमरे की लाइट ऑन कर लें और खिड़कियों के आगे पर्दे देखकर अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। बढ़ते हैं वाक़े की जानिब। आज की एपिसोड का पहला वाक़या आदिल ने भेजा है, जो रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। जो वाक़यात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये वाक़यात मेरे अपने घर के हैं। इससे पहले मेरा जिन्नात और ऐसी मखलूकात पर यकीन तो था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये मखलूकात ना ही अब इंसानों के सामने आती हैं और ना ही किसी से हम कलाम होती हैं। इनसे मुतल्लिक जो कुछ हमने सुन रखा है सब पुराने दौर में होता था। अब आबादी बढ़ने के साथ साथ ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, जो सिर्फ जंगलात और वीरानों तक महदूद हैं। फिर जो कुछ हमारे साथ हुआ और जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद मेरे ख्यालात बिल्कुल बदल गए। मेरा नाम आदिल है और मैं रावलपिंडी से आपको अपना ये वाक़या भेज रहा हूँ। मैं रावलपिंडी के इलाके हार्ले स्ट्रीट का रहने वाला हूँ। जिस घर में हम रहते हैं, ये घर मेरे दादा ने 1993 में ख़रीदा था। उस वक्त इस घर की कीमत बहुत कम थी। इत्तेफाक से मेरे दादा के पास कुछ सेविंग्स थी जिनसे उन्होंने ये घर ख़रीदा। फिर इसी घर में मेरे अब्बू की शादी हुई और मेरी पैदाइश भी यहीं हुई। मेरी अम्मी बताती हैं कि अक्सर घर में उनके साथ गैर मामूली चीज़ें हो जाती थीं, लेकिन इसका जिक्र उन्होंने कभी किसी से नहीं किया। एक बार वो खाना बना रही थी, देखती हैं कि किचन में मेरे दादा आते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में पहुंचा देना। मेरी अम्मी जब चाय बनाकर उनके कमरे में पहुंची तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। उन्हें लगा कि शायद वॉशरूम में होंगे, इसलिए वो चाय का कप उनकी टेबल पर रखकर वापस आ गई। कुछ ही देर बाद जब दोबारा उनका वहां से गुजर हुआ तो उन्होंने देखा कि चाय का कप खाली है, लेकिन मेरे दादा अब भी अपने कमरे में नहीं हैं। उन्होंने वो खाली कप उठाया और वापस किचन में आकर कामों में लग गई। तकरीबन 1 घंटा गुजर जाने के बाद हमारे घर की बेल हुई। जब दरवाजे पर देखा गया तो सामने मेरे दादा खड़े थे, जो पिछले 5 घंटे से घर से बाहर थे। ये देखते ही मेरी अम्मी समझ गईं कि उनसे चाय मांगने वाला शख्स किसी और मखलूक में से था, जो मेरे दादा के रूप में आया था। रिजवान भाई, ऐसे कई वाकयात मेरी अम्मी के साथ पेश आए जिनको उन्होंने राज रखा। मैं घर का इकलौता था, मेरे कोई बहन भाई नहीं थे। घर में सिर्फ अम्मी, अब्बू और दादाजी रहते थे। मेरी अम्मी इन बातों का जिक्र ना ही मेरे अब्बू से करती थी और ना ही मेरे दादा से, क्योंकि वो जानती थी कि घर में रहने वाली मखलूक नेक है, जो हमारी तरह अपनी जिंदगी गुजार रही है। एक बार मेरी अम्मी की आधी रात के वक्त आंख खुल गई। वो नींद से बेदार हुई तो सोचा तहज्जुद पढ़ लेती हूँ। वो अपनी जगह से उठकर वजू करने के बाद जब साथ वाले कमरे में पहुंची तो उन्हें वहां एक औरत नजर आई, जो जाए नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। खिड़की से स्ट्रीट लाइट कमरे में आ रही थी, जिसकी मदद से वो उसे देख पा रही थी। वो औरत पूरी तरह अल्लाह के जिक्र में मशगूल थी। मेरी अम्मी ने जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की तो वो औरत उसी वक्त गायब हो गई, लेकिन जिस जाए नमाज पर वो बैठी थी वो उसी तरह अपनी जगह पर ही रही। अम्मी ने जब उस जाए नमाज को देखा तो वो बहुत प्यारी थी और जिस कपड़े से बनाई गई थी वो कपड़ा अम्मी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये किसी इंसान ने नहीं बनाई। उस जाए नमाज से मीठी खुशबू भी आ रही थी। अब जैसा कि वो औरत जाए नमाज पर बैठी थी और तस्बीह पढ़ रही थी, इसलिए मेरी अम्मी को जरा भी खौफ नहीं आया और वैसे भी वो वजू की हालत में थी। उन्होंने तहज्जुद पढ़ी, जिसके बाद वो काफी देर तक उसी कमरे में बैठी रहीं, यहाँ तक कि फजर हो गई। फिर वो फजर पढ़कर वापस अपने कमरे में आकर सो गईं। जब मेरी अम्मी सोई तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक औरत जिसका कद काफी ऊंचा है हमारे घर के दरवाजे पर खड़ी है, जो घर के अंदर आना चाह रही है, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं आ सक रही।
इसी दौरान मेरे दादा घर का दरवाजा खोलती हैं, जो फजर की नमाज के लिए मस्जिद जा रहे होते हैं। वो औरत घर में दाखिल होती है और ठीक उसी कमरे में जाती है जहाँ वो बैठकर तस्बीह पढ़ रही थी। वो औरत किसी चीज को तलाश कर रही होती है कि इसी दौरान उसकी नजर उस जाए नमाज पर पड़ती है जो अम्मी ने मेज पर रखी थी। वो औरत जाए नमाज उठाती है और जाते हुए मेरी अम्मी के दरवाजे पर दस्तक देकर कहती है कि मैं अपनी जाए नमाज नहीं ले जा सकी थी, इसलिए अब वो लेने आई थी। रिजवान भाई, जब ख्वाब में उस औरत ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी थी तो मेरी अम्मी की हकीकत में आंख खुल गई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जैसे वाकई उनके दरवाजे पर दस्तक हुई है। वो नींद से उठी और जब उस कमरे में गईं तो वहाँ वो जाए नमाज नहीं थी। उस कमरे में एक खूबसूरत सी खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ठीक अभी यहाँ कोई आया हो। वहाँ से निकलकर अम्मी दादा के कमरे में गईं तो दादा वाकई फजर के लिए मस्जिद जा चुके थे, जिससे अम्मी को और भी यकीन हो गया कि वो मखलूक जाए नमाज देने आई थी। ये सब देखने के बाद अम्मी को अफसोस भी हुआ था कि मैंने उनकी इबादत में खलल डाला। हमारे घर में रहने वाली मखलूकात मेरी अम्मी के अलावा किसी को नजर नहीं आती थी। 2010 में जब मेरे छोटे भाई की पैदाइश हुई तो उसके बाद ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता मजीद जाहिर होना शुरू हुई। ये तब की बात है जब मेरी उम्र सिर्फ 15-16 साल थी। मेरा छोटा भाई नया नया क्रॉलिंग करना शुरू हुआ था। एक रोज मेरे अब्बू ने देखा कि मेरा भाई क्रॉलिंग करता हुआ दादा के कमरे में दाखिल होता है। उस वक्त मेरे दादा किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे, इसलिए अब्बू फौरन उसके पीछे चले गए कि कमरे में कोई नहीं है, ऐसा ना हो कि भाई किसी चीज पर हाथ मारे और वो उसके ऊपर आ गिरे। जब अब्बू उस कमरे में दाखिल हुए तो काफी हैरान हुए, क्योंकि कमरा खाली था। एक ही लम्हा पहले उन्होंने खुद उस कमरे में एक बच्चे को दाखिल होते देखा था, जो हूबहू मेरे छोटे भाई जैसा था। उन्होंने पूरा कमरा छान मारा, बेड के नीचे भी देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर उसी वक्त जब अब्बू ने दूसरा कमरा चेक किया तो वहाँ मेरा भाई गहरी नींद सो रहा था, जिसने कपड़े भी किसी और रंग के पहन रखे थे। जो बच्चा अब्बू ने देखा था वो सफेद से कपड़ों में था। इस वाक़े का जिक्र जब अब्बू ने अम्मी से किया तो पहले अम्मी खामोश रहीं, लेकिन आए दिन अब्बू के साथ घर में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता जो कि नॉर्मल नहीं होता था। कभी अब्बू को घर में दादाजी नजर आते थे, जो कि असल में उन दिनों गाँव गए हुए होते थे, और कभी तो अब्बू को आधी रात में मेरी अम्मी भी नजर आती थी, जो किचन में खाना बना रही होती थी, जबकि हकीकत में अम्मी उस वक्त सो रही होती थी। इस सब के बारे में अब्बू ने पता भी करवाया था। फिर उन्हें किसी ने कहा था कि आपके घर में नेक जिन्नात रहते हैं। वो कोई 1 या 2 की तादाद में नहीं, बल्कि पूरी फैमिली है जो ये घर बनने से पहले की यहाँ आबाद है। आप लोग जिस तरह रह रहे हैं खामोशी से रहें, वो आपको कभी भी कुछ नहीं कहेंगे। रिजवान भाई, मैंने जब से होश संभाला मैं यही सुनता आया कि हमारे घर में कुछ है। हमारे घर में सिर्फ हम ही नहीं बल्कि कोई और भी रहता है जो नजर नहीं आता, लेकिन मैं यही समझता था कि शायद ये मेरे वालिदैन का वहम है, क्योंकि मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। मेरा मानना था कि जिन्नात सिर्फ जंगलात और ऐसी जगहों पर रहते हैं जो जगहें आबाद नहीं होती, लेकिन मेरा ये ख्याल बिल्कुल गलत था। मुझे अच्छे से याद है तब मेरे सेकंड सेमेस्टर के फाइनल्स चल रहे थे। मैं अपने घर के छत वाले कमरे में था, जहाँ वैसे भी किसी का आना जाना नहीं होता था। मैं सारा दिन उस कमरे में बैठा पढ़ाई करता रहा, यहाँ तक कि रात के 12 बज गए। मुझे शदीद नींद आ रही थी। सोचा 1-2 घंटे की नींद कर लेता हूँ, फिर उठकर दोबारा पढ़ाई शुरू करूँगा। मैंने अपने बिस्तर पर सर रखा, मुझे ऐसी नींद आई कि मैं अलार्म लगाए बगैर ही सो गया। रात के 3 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, जो सुनते ही मैं फौरन नींद से जाग गया। गौर किया तो दरवाजे के पीछे कोई मौजूद था, जो छत पर खड़ा था और मुसलसल कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मैंने उठकर जब दरवाजा खोला तो सामने एक ऊंचे कद का शख्स खड़ा था, जिसका कद लगभग उस कमरे के दरवाजे जितना था। वो शख्स मेरी तरफ पीठ किए हुए था। दरवाजा खुलने पर वो फौरन चलना शुरू हुआ और उसके हर बढ़ते हुए कदम के साथ उसका कद मजीद लंबा होता चला गया। वो शख्स चलता गया और छत की दीवार के करीब पहुंचकर अचानक गायब हो गया। ये देखते ही मेरे जिस्म में खौफ की कैफियत तारी हो गई और मुझे ठंडे पसीने आने लगे। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर नंगे पांव नीचे भागा और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले रोज जब इस बारे में मैंने अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने इस बात का एक अजीब नतीजा निकाला। उनका कहना था कि मैं अलार्म लगाए बगैर सो गया था। वो हमारे घर में रहने वाली मखलूक थी जो मुझे इस नीयत से जगाने आई थी कि मैं उठकर पेपर की तैयारी कर सकूं। रिजवान भाई, वो पेपर मैंने बुखार की हालत में दिया था, क्योंकि रात को जो कुछ मैंने देखा था वो देखने के बाद मुझे बुखार हो गया था। मुझे याद भी नहीं कि मैंने उस पेपर में क्या लिखा था, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स उसी पेपर में आए थे। हम लोग आज भी इसी घर में रहते हैं।
मुझे अक्सर घर में कुछ लोग चलते फिरते नजर आते हैं जो चलते चलते अचानक गायब भी हो जाते हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है कि इतने साल गुजरने के बावजूद उस मखलूक ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नुकसान तो दूर की बात, इस मखलूक ने हमें कभी डराया भी नहीं। ये मखलूक कभी कभी ऐसा भी कर जाती है जिसमें हमारे घर वालों का ही फायदा होता है। ये मेरे घर के कुछ वाकयात थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इसे अपनी एपिसोड में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब जो महविश ने कश्मीर से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम महविश है और मैं इंडिया कश्मीर से आपको अपना ये वाक़या भेज रही हूँ। जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये वाक़या मेरे अब्बू का है जो उनकी जवानी में उनके साथ पेश आया था। मेरे दादा इलाके के एक मशहूर चरवाहे थे। उन्होंने एक बड़ी तादाद में भेड़ बकरियां पाल रखी थीं। उस वक्त इलाके में सबसे ज्यादा मवेशी मेरे दादा के पास थे। वो सारा दिन उनकी खिदमत में लगे रहते। कभी उन्हें चराने के लिए ले जाते और कभी उन्हें तरह तरह की चीजें तैयार करके खिलाते थे। मेरे अब्बू भी जब स्कूल से वापस आते तो वापस आने के बाद मेरे दादा का हाथ बटाते थे। मेरे अब्बू दादा के साथ मिलकर घर के सारे मवेशी पहाड़ों पर ले जाते जहां वो सारा दिन चरते रहते और जब सूरज ढलने का वक्त होता तो वो उन तमाम मवेशियों को वापस ले आते। एक बार मामूल की तरह अब्बू और दादा घर के मवेशियों को चराने लेकर गए हुए थे। सारा दिन चराने के बाद जब वो वापस घर आने लगे तो दादा को गांव के किसी बंदे ने एक फौतगी की इतला दी, जिसे सुनकर मेरे दादा फौरन उसके साथ चले गए। लेकिन जाते हुए मेरे अब्बू से कह गए कि तमाम मवेशियों को घर ले जाना और ठीक से बंद करना। मैं वापस आऊंगा तो देख भी लूंगा। उस वक्त मगरिब की अजानें होने वाली थीं और अब्बू तब घर से ज्यादा दूर भी नहीं थे। अब्बू जब मवेशियों को लेकर पहाड़ से नीचे उतरे तो उनमें एक बकरी ऐसी थी जो वापस पहाड़ की तरफ चढ़ने लगी। मेरे अब्बू उससे आवाजें लगाते रहे लेकिन वो घास खाते खाते काफी आगे निकल गई जो दरख्तों के झुंड में पहुंचकर आंखों से ओझल हो गई। ऐसी सूरत हाल से निपटना सिर्फ दादा जानते थे। उन्हें तरीका आता था जिससे मवेशी वापस आ जाते थे। मेरे अब्बू को इतना तजर्बा नहीं था। उन्होंने दिल में सोचा कि पहले इन मवेशियों को घर ले जाकर बंद करता हूँ, फिर इसे लेने वापस आता हूँ। वो तमाम मवेशी लेकर घर आए। उन्हें जब तक बंद किया तब तक हल्का अंधेरा हो चुका था। मेरी दादी ने अब्बू को बहुत रोका कि एक ही तो जानवर है, ऐसे अकेले मत जाओ, बाहर जंगल है और जंगली जानवर भी होते हैं, अपनी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे अब्बू ये कहकर वहां से चल पड़े कि बकरी ज्यादा दूर नहीं गई, मैं कुछ ही देर में उसे लेकर वापस लौट आऊंगा। अब जिस जगह बकरी गुमी थी वहां तक पहुंचते पहुंचते मुकम्मल अंधेरा हो चुका था। वो एक ऐसी जगह थी जहां कोई आबादी नहीं थी। वहां घने जंगलात और अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। मेरे अब्बू उस सुनसान जंगल में लालटेन की रोशनी की मदद से उस बकरी को तलाश कर रहे थे। उसको तलाश करते करते वो काफी आगे निकल चुके थे। फिर एक जगह ऐसी आई जहां उन्होंने फौरन अपने कदम रोक लिए क्योंकि उन्हें अब किसी और के कदमों की भी आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चलकर उनके पास आ रहा है। वो अपनी जगह पर खामोश खड़े उस आवाज को सुनते रहे। देखते ही देखते एक शख्स नमूदार हुआ जो चलते चलते उनके करीब आकर पूछने लगा कि कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। जिस पर मेरे अब्बू ने मेरे दादा का नाम लेते हुए बताया कि मैं उनका बेटा हूँ। मेरी एक बकरी गुम हो गई है जिसे ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आया हूँ। ये सुनते ही उस शख्स के चेहरे के तासुरात ने बताया जैसे वो मेरे दादा को जानता हो। फिर कहने लगा कि मैं बकरी तलाश करने में तुम्हारी मदद करूंगा, तुम ये बताओ कि वो कौन से रंग की थी। मेरे अब्बू ने फौरन से बताया कि वो सफेद रंग की थी। फिर वो पूछने लगा कि तुम्हारी बकरी मोटी थी या पतली थी। इस बात के जवाब में भी मेरे अब्बू ने बताया कि वो पतली और फुर्तीली थी। लेकिन फिर इसी के साथ साथ वो मेरे अब्बू से अजीबो गरीब सवाल पूछने लगा कि तुम्हारी बकरी की आंखें कौन से रंग की थीं और उसके सर पर सींग थे या नहीं। मेरे अब्बू जो कि अब उस शख्स के इन सवालों से तंग हो रहे थे कि इतने में वो शख्स पूछने लगा कि अच्छा ये बताओ कि उसके पाँव कैसे दिखते थे। जिस पर मेरे अब्बू ने कहा कि अच्छा तुम ये बताओ कि एक बकरी के पाँव कैसे दिख सकते हैं। बस उनका ये कहना था कि उस शख्स ने अपने पाँव मेरे अब्बू के सामने किए और कहा कि कहीं ऐसे तो नहीं दिखते थे। रिजवान भाई, जब उस शख्स के पाँव पर मेरे अब्बू की नजर पड़ी तो उसके पाँव बिल्कुल ऐसे थे जैसे बकरे के पाँव होते हैं। ये देखने की देर थी। मेरे अब्बू को उस वक्त कुरान की जो जो सूरतें याद थीं उन्होंने बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू की और वापस घर की तरफ भागने लगे। घर पहुंचते ही वो घर के दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के मारने लगे।
और इसी दौरान वो मुक्के मारते मारते ज़मीन पर गिरे और बेहोश हो गए। मेरे दादा भी घर आ गए थे। फिर सबने मिलकर अब्बू पर पानी वगैरह छिड़का तो उन्हें होश आया। इस वाक़े के बाद 1 माह तक मेरे अब्बू शदीद बीमार रहे थे और खौफ की वजह से घर से बाहर भी नहीं निकले थे। बताते हैं कि इस वाक़े को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी मैं जंगल का रुख करूं तो अकेला नहीं जाता। मेरे दिल में खौफ बैठ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं अकेला जंगल में गया, मुझे फिर से वही शख्स मिल जाएगा। ये मेरे अब्बू का वाक़या था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। मैं आज के वाक़यात भेजने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी एपिसोड का हिस्सा बने। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद एपिसोड्स मैं आप सबके लिए लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।